अताउल्लाह तारड़ साहब, जो कि आपको मालूम है कि बड़े ही राइट हैंड हैं इस वक्त पीएमएलएन में, बड़े सीनियर पोजीशन पर हैं और जिस तरह से आप कह सकते हैं कि हमें पॉलिसी के हवाले से पीएमएलएन की बेहतर तौर पे गाइड कर सकेंगे। तो तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ आज मौजूद हैं और आपसे हम ख़ास तौर पर जो पीएमएलएन की सरगर्मियाँ हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, जलालपुर जट्टा में आज खिताब किया मरियम नवाज़ ने और रिस्पांस वहाँ पर आपको कैसा लगा और क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो नशस्तें हैं वो कंफर्टेबली पीएमएलएन जीत सकती है? बहुत शुक्रिया जी मधु करने का। देखिए, बात ये है कि हर सियासी जमात को टाइमिंग का ख्याल रखना होता है कि वो किस टाइम पे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे कायद की वापसी हुई और एक बहुत बड़ा जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान पर, और उसके बाद हमने जो इंतखाबात के हवाले से तैयारी है वो शुरू कर दी। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास रोजाना की बुनियादों पर हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ डिवीजन से टिकट होल्डर्स को बुलाया जाता है, उम्मीदवारों को बुलाया जाता है, उनके इंटरव्यूज होते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि बलूचिस्तान का दौरा हुआ, इलेक्टेबल से मुलाकातें हुई, सिंध का दौरा हुआ, एमक्यूएम से मुलाकातें हुई, एमक्यूएम का वक्त लाहौर आया, केपीके के हवाले से बात हो रही है, जहांगीर तरीन साहब से मुलाकातें हो रही हैं। तो देखिए, लीडिंग अप टू द इलेक्शन हम तमाम वो ठीक मूव्स खेल रहे हैं जो कि खेलना बनती थी। और अब जो यूथ कन्वेंशन का सिलसिला शुरू हुआ है, आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक शानदार यूथ कन्वेंशन किया जलालपुर जट्टा में, जो जलसे में तब्दील हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि गुजरात में हमेशा हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है और ये जलालपुर जट्टा की सीटें भी हम जीतते रहे हैं, गुजरात की भी जीतते रहे हैं। और अगर अभी हमारा इत्तेहाद होता है पीएमएलक्यू के साथ तो उसमें मजीद बेहतरी आएगी चीजों के अंदर। और गुजरात शहर वाली सीटों पर भी साहब, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी, तमाम आप लोगों के जो रहनुमाएंगे आके कहते हैं कि आप लोग 2/3 अक्सरियत ले सकते हैं, बड़ी आसानी से हुकूमत बना सकते हैं। फिर ज़रूरत क्या पेश आ रही है कि छोटी छोटी जमातों के साथ आप इत्तेहाद करें या सीट एडजस्टमेंट करें? उसकी ज़रूरत क्यों महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हालात अच्छे हैं और हम एक अच्छा मुकाबला इलेक्शन में करेंगे, मगर हिफ्ज़े मातकद्दम ये जरूरी होता है कि स्पेशली सिंध के अंदर, स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर दूसरी जो दीगर जमातें हैं उनसे जो है वो एक अलायंस फॉर्म किया जाए ताकि सीट एडजस्टमेंट हो सके। जहां पे उनके मजबूत उम्मीदवार हैं वहां पे हम उनको सपोर्ट करें, जहां हमारे हैं वो हमें सपोर्ट करें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमेशा बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है सियासत के अंदर, और अल्लाह करे इंशाल्लाह मुझे हालात साजगार नजर आते हैं कि हम अगर सादा अक्सरियत हासिल करते हैं तो उसको आगे बढ़ाने के लिए और एक मजबूत हुकूमत करने के लिए ये जरूरी है कि उसकी तैयारी अभी से की जाए। पीएमएलएन का मुकाबला है किसके साथ? देखिए, अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर फिलहाल तो मुझे चंद सीटों पे आईपीपी और चंद जनूबी पंजाब की सीटों पर कहीं कहीं पीपल्स पार्टी से मुकाबला नजर आता है, मगर इसके अलावा मैं नहीं समझता कि हमारा पंजाब के अंदर इस वक्त मुकाबला है। और देखिए, इसमें जो तरीके इंसाफ बनाई गई थी 2017 में, इधर उधर के लोग तोड़ के, हमारी पार्टी तोड़ के, दीगर जमातों से लोगों की आर्म ट्विस्टिंग करके उनको शामिल करवाया गया था, जितनी तेजी से वो बनी थी उतनी तेजी से वो टूटी है। और इसमें दोष किसी का नहीं है, दोष इमरान खान का है कि जिसने अपने मुखलिस साथी, जिसमें जहांगीर तरीन शामिल थे, अलीम खान शामिल थे, जो ग्रास रूट लेवल की सियासत करते थे, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को शामिल करवाया तरीके इंसाफ में, उन पे पर्चे करवाए गए, उनकी बेटियों पे पर्चे करवाए गए, उनको पार्टी से बेदखल किया गया और अपने आप को उन्होंने सराउंड किया उन लोगों के साथ जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। आज शहजाद अकबर कहाँ पे है, आज शहबाज गिल कहाँ पे है? जो सियासी सोच रखने वाले लोग थे उनको इमरान खान साहब ने खुद निकाला। तो अब अगर उनकी पार्टी टूट फूट का शिकार है तो इसमें कसूर सिर्फ इमरान खान का है, क्योंकि ये वो फसली बटेरे थे जो किसी एक जमात में कभी टिकते नहीं हैं। तो तारड़ साहब, ये ग्राउंड जो ग्रास रूट लेवल सियासतदान है, इनको कितनी पार्टी सियासत आप सीट एडजस्टमेंट करेंगे इनके साथ, कितनी सीटों पे आईपीपी के साथ? देखिए, ये अब बातचीत जारी है और देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। अभी बहुत कबल वक्त होगा। और जो मैं बात कर रहा था कि ग्रास रूट लेवल के सियासतदानों का, अब देखे ना, हमने कितनी मुश्किलें झेली। ना राना सनाउल्लाह ने पार्टी छोड़ी, ना एहसन इकबाल ने पार्टी छोड़ी, ना साद रफीक ने पार्टी छोड़ी, ना, देखिए पूरी फहरिस्त है उन लोगों की जो जेलों में थे।
ये जो सस्ती बटेरे हैं जो मुख्तलिफ जमातों में आने जाने के आदी हैं और तो जिनको सब आपकी 2017 में जमानतें हुई और आपको अदालत के बाद दूसरे केसेस में नहीं उठाया गया ना, वो ये नहीं, आपका तकाबुर उनके साथ वो नहीं है। हम सियासी बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए IPP के साथ आपकी एडजस्टमेंट जो फ्यूचर है इलेक्शन में, हजूर अगर फ्यूचर में IPP को आपने एडजस्ट करना है और बाकी चीज़ों को भी एडजस्ट करना है तो इस मुल्क में अपोजिशन किसने करनी है। और ये बात अगर आप ये फरमा रहे हैं कि जब तक देखें तरीके इंसाफ को, ठीक है आप अंडरमाइन करें, दैट इज़ योर एब्सोल्यूट राइट, आपके वो राइवल है, लेकिन इंडिपेंडेंटली आप उनके साथ जो हो रहा है ये तो एक ज़बान ज़द आम बात है कि एक पार्टी को मौका नहीं मिल रहा और पंजाब में सिर्फ एक पार्टी इलेक्शन रन करी है जो आपकी पार्टी है। तो ऐसी सूरत में इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर आपका क्या ख्याल है कि सवाल नहीं उठेंगे? अगर तो आप ये समझते हैं कि कोर कमांडर हाउस पे हमला, वर्दी को जला देना और पाकिस्तान के दुश्मनों के अज़ाइम को पूरा करना, देखिए यानी अगर एक सियासी जमात दहशतगर्दी की आड़ लेती है, सियासी लिबादा ओढ़ के करेंगे, 9 मई के हमले को ना कोई जस्टिफाई कर सकता है, ना करना चाहिए, लेकिन सियासी तौर पे पूरी पार्टी को एक इवेंट में तो मुलव्वस नहीं किया जा सकता। देखिए जो मेजॉरिटी लोग थे, जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी, शरियार अफरीदी से लेके मुराद सईद से लेके उस्मान डार से लेके यास्मीन राशिद से लेके महमूद रशीद तक, मैंने आपको पार्टी के फेसेस गिना दिए, ये तमाम मुलव्वस थे। अब इसके बाद अगर आप आगे चलें तो कौन से लोग हैं जो 97 से आइडियोलॉजिकली तरीके इंसाफ के साथ चले थे? तमाम वो लोग जो आज पार्टियां तब्दील कर रहे हैं या आज रूपोश हैं, क्या उन्होंने जराइम नहीं किए? मुझे एक केस दिखा दें राना सनाउल्लाह की तरह का कि जहां पे किसी की गाड़ी में मंशियात का शुबा डाल के तो उसको एंटी नारकोटिक्स फोर्स की यूनिफॉर्म फोर्स ने गिरफ्तार किया। अभी भी बड़े फनी केसेस बन रहे हैं सर। फवाद चौधरी साहब पे सोफा चोरी का भी केस बन चुका है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं करता, वो जाती थी। उस वक्त भी काबीना से आवाजें उठी और आज भी अताउल्लाह तारड़ साहब ये फरमाइएगा, आज भी उसको कोई जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन आप सियासी गुफ्तगू जो है जाती अनाज की बुनियाद पे तो नहीं कर सकते ना सर। बात ये है कि जब आप इक़्तिदार के नशे में और करप्शन की करतूत आपके ये होंगे, आप 190 मिलियन पाउंड पे बात क्यों नहीं करते? और आपने सर वो जो टर्नकोट्स हैं सारे, देखिए एक और बात बड़ी जरूरी है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है और कहें कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था, काबीना में बंद लिफाफा क्यों लाया गया? क्या पूरी काबीना मुलविस नहीं थी? क्या 60 अरब रुपया जो कौम का खा गए लूट के, वो और अभी दुबई में मिले भी वही है मियां साहब से जाके। अच्छा अताउल्लाह तारड़ साहब ये फरमाइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत को लेके ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जो है मुसालहत की सियासत जो है इस पे यकीन रखते हैं, और शायद जो सिंध की, आपने KP की या बलूचिस्तान की बात की, तो मुस्लिम लीग नून जो है उस पर जो ये कहा जा रहा था कि ये शायद सूबा पंजाब तक महदूद हो गई है, तो इसलिए भी वहाँ पे लोगों से बात की जा रही है, इलेक्टेबल्स को शामिल किया जा रहा है ताकि अगले इलेक्शन में तमाम सूबों से नुमाइंदगी हो और ये कहा जा सके कि मुस्लिम लीग नून एक वफाकी जमात है। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो पॉलिसी है इसका इलेक्शन में आपको किस हद तक फ़ायदा होगा? देखिए इसका बहुत फ़ायदा होगा। 1997 में जब मुस्लिम लीग नून ने 2/3 अक्सरियत हासिल की तो आपको याद होगा कि सिंध में भी हमारे वजीर आला थे, बलूचिस्तान में भी अख्तर मेंगल साहब के साथ हमारा अलायंस था, और अगर आपको KP के याद हो तो वहां पे भी हमारे वजीर आला थे। तो बात ये है कि वो एक मुशर्रफ दौर में जो 10 साल हमने डिक्टेटरशिप का सामना किया, हमारी पार्टी को तोड़ा गया और हमने बड़ा सफर किया बाकी प्रोविंसेस में, हमें वाइप आउट किया गया। अब हमने मोमेंटम गेन किया है, हमने लोगों को शामिल किया है, हम अलायंसेस बना रहे हैं पंजाब के अलावा बाकी सूबों में भी। जिस तरह हमने सिंध में बशीर मेमन साहब को सदर बनाया, KPK के अंदर शमूलियतें जारी हैं, बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे इलेक्टेबल ज्वाइन कर रहे हैं और हमारी बातचीत जारी है।